एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ये हमारा टॉपिक है। डिफरेंशिएशन के बारे में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उसका रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं। अगर मैथमेटिकली बात करें तो अगर फंक्शन गिवन हो तो हम उसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और एंटी डिफरेंशिएशन, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये उस डिफरेंशिएशन प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में फंक्शन गिवन होता है, रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव हम मालूम कर लेते हैं। तो एंटी डिफरेंशिएशन में यही होगा कि किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज या उसका डेरिवेटिव गिवन होगा तो हम वो फंक्शन मालूम कर लेंगे। तो उस प्रोसेस को हम एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथम में क्या होता है कि किसी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस गिवन हो तो हम एक्सपोनेंट मालूम कर लेते हैं। यानी इसमें ये होता है कि नंबर भी गिवन होता है और बेस भी गिवन होता है, तो एक्सपोनेंट हम मालूम कर लेते हैं, जिसको हम लॉगरिथम कहते हैं। और एंटी लॉगरिथम में क्या होता है कि एक नंबर गिवन होता है, एक्सपोनेंट गिवन होता है और बेस गिवन होता है, तो हम नंबर मालूम कर लेते हैं। तो ये होता है एंटी लॉगरिथम में। तो जो रिलेशनशिप लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का है वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का है। या इससे अगर हम सिंपल बात करें तो जो रिलेशनशिप स्क्वायर और स्क्वायर रूट का है, तो यही रिलेशनशिप डिफरेंशिएशन और एंटी डिफरेंशिएशन के दरमियान है। स्क्वायरिंग में क्या करते हैं, एक नंबर अगर गिवन हो तो उस नंबर का उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट मालूम करते हैं, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे 3 एक नंबर गिवन है तो स्क्वायरिंग में ये होता है कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इसे हम स्क्वायरिंग कहते हैं। और स्क्वायर रूट क्या होता है कि किसी नंबर का स्क्वायर गिवन हो तो हम नंबर मालूम कर लेते हैं। तो ये मतलब बहुत सिंपल है कि डिफरेंशिएशन और एंटी डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टेबल में देखें कुछ फंक्शंस हैं और उनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसका इनपुट जो है फंक्शंस हैं और उसके आउटपुट्स जो है वो फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं। यानी एक सिस्टम जो इनपुट में फंक्शन यानी फंक्शंस इनपुट लेता है और उनके डेरिवेटिव्स आउटपुट के तौर पे हमें देता है। जैसे ये एक सिस्टम है, इसमें जो इनपुट्स जा रहे हैं वो फंक्शंस जा रही हैं और इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है d/dx, यानी डेरिवेटिव ऑपरेटर है ये, और ये इन फंक्शंस को प्रोसेस करके आउटपुट के तौर पे हमें इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे कि इनपुट अगर sin x जाए तो आउटपुट आएगा cos x, इनपुट अगर 2x - 1 जाएगा तो आउटपुट आएगा 2, इनपुट अगर ln x जाएगा तो आउटपुट आएगा 1/x, इनपुट अगर e⁻x जाएगा तो आउटपुट e⁻x, क्योंकि इन फंक्शंस के जो है वो ये डेरिवेटिव्स हैं। यानी फंक्शंस इनपुट जाएंगे और डेरिवेटिव्स आउटपुट के तौर पे हमें मिलेंगे। तो ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। और एंटी डिफरेंशिएशन क्या है, इसके बिल्कुल बरअक्स होगा। ये एक ऐसा सिस्टम होगा कि जिसके अंदर फंक्शंस इनपुट के तौर पे नहीं जाएंगी, बल्कि कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स इनपुट के तौर पे जाएंगे। यानी डेरिवेटिव्स इसमें इनपुट होंगे और इसके जो आउटपुट्स होंगे वो फंक्शंस होंगे। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इनपुट के तौर पे जाएगा। तो ये सिस्टम हमें उस डेरिवेटिव यानी वो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन हमें आउटपुट के तौर पे देगा। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। जैसे कि इस टेबल में देखें कुछ फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे cos x 2 1/x। अगर इस सिस्टम में cos x इनपुट जाए तो ये आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट इस तरह देगा कि ये cos x किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसका आउटपुट क्या होता है, वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है। तो cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, sin x का, तो ये आउटपुट हमें देगा sin x। इसी तरह अगर इनपुट जाए 2 तो इसका ये मतलब है कि 2 किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये वो फंक्शन हमें आउटपुट के तौर पे देगा। तो 2 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये 2x - 3 या 2x - 4 या 2x + 5, इस तरह के किसी फंक्शन का। इसी तरह अगर ये 1/x इनपुट जाएगा तो ये हमें देगा ln x, क्योंकि 1/x जो है वो ln x का डेरिवेटिव है। यानी ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो फंक्शन हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा और वो फंक्शन है ln x। इसी तरह e⁻x अगर इनपुट में जाए तो e⁻x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये e⁻x का ही डेरिवेटिव है। इसी तरह x3, ये गलती से जो है वो x3 आया है। अगर x3 इनपुट के तौर पे जाएगा तो x3 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये x⁴/4, ये यहाँ पे गलती से x3 लिखा गया है, ये x⁴/4 है, क्योंकि x⁴/4 का डेरिवेटिव जो है वो x3 है। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर अगर इनपुट के तौर पे जाए तो हमें ये देखना होगा कि सेकेंड स्क्वायर किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो सेकेंड स्क्वायर 10x का डेरिवेटिव है, तो आउटपुट हमें मिलेगा 10x। तो ये है एंटी डिफरेंशिएशन।
अब आते हैं एंटी डेरिवेटिव्स की जो एक फॉर्मल डेफिनेशन है, और वो फॉर्मल डेफिनेशन है फंक्शन f of x is said is called an antiderivative of a function f of x if f prime of x equal to f of x। यानी एक फंक्शन कैपिटल f of x को हम एंटी डेरिवेटिव कहेंगे किसी फंक्शन f of x का अगर कैपिटल f of x का डेरिवेटिव उस स्मॉल f of x के बराबर हो। यानी किसी भी फंक्शन को हम एंटी डेरिवेटिव कहेंगे दूसरे फंक्शन का कि अगर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के बराबर हो, और इस एंटी डेरिवेटिव को हम इस नोटेशन में लिखते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन हो कि यानी एक फंक्शन है कैपिटल f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल f ऑफ x के बराबर हो, तो हम ये कहते हैं कि इंटीग्रल f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c की कहानी हम बाद में बताएंगे, लेकिन नोटेशन पहले देखें कि किसी फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो एक दूसरा फंक्शन होगा अगर उस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन यानी स्मॉल f ऑफ x के बराबर हो। यानी किसी इसे हम कहते हैं कि इस फंक्शन का इंटीग्रल यानी स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रल कैपिटल f ऑफ x, और स्मॉल f ऑफ x के इंटीग्रल का मतलब स्मॉल f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव। और स्मॉल f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? वो ये कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जिस फंक्शन का भी ये डेरिवेटिव होगा वो इसका एंटी डेरिवेटिव या इसका इंटीग्रल होगा। और जैसे कि ऊपर हमने लिखा है कि ये जो स्मॉल f ऑफ x है ये कैपिटल f ऑफ x का डेरिवेटिव है, यानी कैपिटल f ऑफ x का डेरिवेटिव है, तो ये कैपिटल f ऑफ x का डेरिवेटिव है, यानी स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव कैपिटल f ऑफ x है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे cos ऑफ x का इंटीग्रल जो होगा वो sin x होगा, क्योंकि cos x का एंटी डेरिवेटिव का मतलब cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो cos x जो है वो sin x का डेरिवेटिव है। इसी तरह 1/x का इंटीग्रल जो होगा वो ln x होगा, क्योंकि इंटीग्रल का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? ln x का डेरिवेटिव है, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ln x होगा। अब बात करते हैं इस c की, जो है एक हम एक्स्ट्रा इसके साथ हम c लिख देते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हम यहाँ देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कि जैसे हमने बात की है कि cos x अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव जो है वो साइन होगा, तो यानी cos x का इंटीग्रल sin x है। क्योंकि cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम ये सोच सकते हैं कि cos x जो है वो sin x का डेरिवेटिव है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, cos x सिर्फ sin x का डेरिवेटिव नहीं है, बल्कि cos x sin x का भी डेरिवेटिव है, cos x sin x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव है, sin x प्लस 2 का भी डेरिवेटिव है, sin x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव है। यानी sin x के साथ कोई भी कांस्टेंट एडिशन में हो उन सब के डेरिवेटिव जो है वो cos x हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल है या उसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो कोई यूनिक नंबर नहीं है, वो कोई यूनिक फंक्शन नहीं हो सकता, बल्कि इस तरह के इनफाइनाइट हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन उन फंक्शंस के दरमियान एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है? जैसे कि यहाँ पे देख लें कि cos x का इंटीग्रल क्या है, इसका मतलब ये है कि cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमारे माइंड में इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। हम कह सकते हैं कि sin x ये भी सही है, हम कह सकते हैं sin x प्लस 1 ये भी सही है, हम कह सकते हैं sin x प्लस 2 ये भी सही है, sin x प्लस 3 ये भी सही है, लेकिन ये सारे आंसर्स जो है वो सही हैं। तो इन तमाम आंसर्स में जो कॉमन चीज है वो क्या है कि यानी ऐसे फंक्शन जिनमें दो टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म sin x का फंक्शन हो और सेकंड टर्म कोई कांस्टेंट हो, तो इसलिए हम इन जनरल cos x का जो इंटीग्रल लिखते हैं वो sin x प्लस c लिख देते हैं, यानी एक कोई सा भी कांस्टेंट sin x के साथ कोई सा भी कांस्टेंट एडिशन में हो तो उन तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो cos x है। इसी तरह देखें 2 जो है इसका इंटीग्रल या इसका एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब यह है कि 2 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसके भी हमारे पास इनफाइनाइट आंसर्स हैं। हम कह सकते हैं कि 2x - 3 का डेरिवेटिव 2 है, ये भी सही है, 2x का डेरिवेटिव 2 है, ये भी सही है, 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 है, ये भी सही है, 2x + 1, 2x + 2, 2x + 3, 2x + 4 एंड 2x + एनी कांस्टेंट, यानी 2x के साथ कोई भी कांस्टेंट एडिशन में हो उन सब का डेरिवेटिव 2 है। इसलिए 2 का इंटीग्रल हम हमेशा क्या लिखते हैं? 2x प्लस एनी कांस्टेंट लिखेंगे। यहाँ पे हमने -3 लिख दिया जस्ट, जो कि -2 भी लिख सकते थे, लेकिन इन जनरल जो हम सॉल्यूशन देंगे वो ये देंगे 2x प्लस एनी कांस्टेंट c। इसी तरह 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो 1/x ln x का भी डेरिवेटिव है, ln x प्लस 1 का भी है, ln x प्लस 2 का भी है, ln x प्लस 3 का भी है, यानी इनफाइनाइट फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव 1/x है। तो उन इनफाइनाइट फंक्शंस को इन जनरल कैसे लिखेंगे? ln x प्लस एनी कांस्टेंट,
यानी इसको हम लिखेंगे ln x प्लस एनी कांस्टेंट c, जिसको हम c से डिनोट करते हैं। इसी तरह e पावर x का इंटीग्रल भी e पावर x प्लस c होगा। x क्यूब का जो इंटीग्रल है वो असल में x पावर 4/4 है प्लस c होगा। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल जो होगा वो 10x प्लस c होगा। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव जो है वो sin x प्लस c होगा। इसी तरह बाकी फंक्शंस के लिए भी एंटी डेरिवेटिव्स ऐसे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है cos x इंटीग्रल dx इक्वल टू sin x प्लस c, ये c उस सेंस में लिखा गया है क्योंकि cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, cos x जो है वो sin x का भी डेरिवेटिव है, sin x प्लस 1 का भी, sin x प्लस 2 का भी, sin x प्लस 3 का भी। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि sin x प्लस एनी कांस्टेंट, यानी sin x के साथ कोई भी कांस्टेंट एडिशन में हो उन सब के डेरिवेटिव जो है वो, उन सब का डेरिवेटिव जो है वो cos x है। इसी तरह 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ln x प्लस एनी कांस्टेंट, यानी ln x के साथ कोई भी कांस्टेंट एडिशन में हो उन सब के डेरिवेटिव जो है वो 1/x हैं। तो जनरली हम ये लिखेंगे ln x प्लस c। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि और ये बात यहाँ पे नोट करें कि एंटी डेरिवेटिव्स हम तभी मालूम कर सकते हैं जब डेरिवेटिव्स के तमाम प्रिंसिपल्स और इसके तमाम रूल्स की पूरी प्रैक्टिस हो और ये हमारे फिंगर टिप्स पे इनके रिजल्ट्स हों, तब जाके हम एंटी डेरिवेटिव्स मालूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 3x² का इंटीग्रल, 1/2 रेडिकल x का इंटीग्रल, सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रल, या 3/2 u पावर 1/2 इसका इंटीग्रल। तो लेफ्ट साइड पे हमने कुछ डेरिवेटिव्स दिए हैं और राइट साइड पे उनके इंटीग्रल्स लिख दिए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे हमें मालूम हो सके कि डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स का। जैसे देखें 3x² का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल की जो हमने डेफिनेशन बताई है वो ये है कि 3x² किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ हमने बता दिया है कि x³ का जो डेरिवेटिव होता है वो 3x² होता है। तो हमने ये लिख दिया कि 3x² जो है वो x³ का डेरिवेटिव है प्लस एनी कांस्टेंट। इसी तरह 1/2 रेडिकल x इसका इंटीग्रल या इसका एंटी डेरिवेटिव, यानी क्या मतलब 1/2 रेडिकल x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ हमने बता दिया कि रेडिकल x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रेडिकल x होता है, तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो रेडिकल x प्लस एनी कांस्टेंट होगा। इसी तरह रिमेनिंग दो फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स गिवन है तो उनके एंटी डेरिवेटिव्स भी यही होंगे। कुछ यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं जो वेल नोन डेरिवेटिव्स हैं और डेरिवेटिव्स के वेल नोन रिजल्ट्स हैं। ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ये हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तब जाके हम इनके इंटीग्रल्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि डेरिवेटिव्स के सारे रिजल्ट्स भी हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और इन्हीं रिजल्ट्स को देखते हुए इनके इंटीग्रल्स जो कि एंटी डेरिवेटिव्स हैं। अगर आपको ये पता है कि x का डेरिवेटिव 1 है तो फिर 1 का इंटीग्रल फिर x होगा, ax का डेरिवेटिव अगर a है तो फिर a का इंटीग्रल ax होगा, xn का अगर डेरिवेटिव nx पावर n-1 है तो फिर nx पावर n-1 का इंटीग्रल x पावर n होगा। इसी तरह cos x का अगर डेरिवेटिव -sin x है तो फिर -sin x का इंटीग्रल cos x होगा। तो यही आप यहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं, ये डेरिवेटिव है तो ये एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है तो ये एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है एंटी डेरिवेटिव। तो इन सारे रिजल्ट्स को भी आप अपने फिंगर टिप्स पे रखें, तब जाके आप इंटीग्रल्स इजिली सॉल्व